नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग सुनेंगे एक कहानी क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर के बुक बिहाइव से, जो 4th चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस स्टोरी में हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो ये स्टोरी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले यानी बिफोर यू रीड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। तो हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? मतलब जब भी आप जीनियस वर्ड को सुनते हैं तो आपके दिमाग में किसके बारे में आता है? हु इज जीनियस? जीनियस कौन है? जीनियस, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? किसी भी जीनियस में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, मतलब हमारे यहाँ जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर, वही जर्मन के वो सिविल सर्वेंट थे जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि वर्ल्ड में एक तरीके से तूफान ला दिया था, जिन्होंने 100 साल पहले। वो कब आया था जो तूफान आना था? वो समर मतलब गर्मी का दिन था 1905 में, जब एक 26 साल के ओल्ड ने मतलब 26 साल के युवा ने एक पब्लिश किया एक पेपर जर्नल, जिसमें किसके बारे में था? तो लाइट के बारे में, अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। मतलब वो जो जर्नल था वो लाइट के बारे में था, पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में था, मूविंग बॉडीज के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में था और एनर्जी के बारे में। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेज इन साइंटिफिक जर्नल्स बट चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस and transform the name Einstein into a synonym for genius। तो उनका जो वर्क था वो कुछ ही पन्नों का था, मतलब जो साइंटिफिक जर्नल था, लेकिन उन्होंने हमारे सोच को ही बदल दिया। यानी कि जिस तरीके से हम स्पेस के बारे में सोचते थे, टाइम के बारे में, और पूरे जो ब्रह्मांड है या फिर जो हमारा जो कॉस्मस है, मतलब जो स्टार्स हैं, सन है, उनके बारे में जो भी हम सोचते थे, उस पूरे सोच को ही वो जो जर्नल था उसने हमारे सोच को बदल दिया, और आइंस्टीन का नाम बदल करके जीनियस हो गया। मतलब आइंस्टीन का नाम जीनियस। और उनके मृत्यु के 50 साल बाद, यानी अब भी अल्बर्ट आइंस्टीन का जो नाम था जीनियस, वो अभी भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं अब स्टोरी को। तो ये तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू जान गए। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, मतलब उनके जन्म से। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी, जिसका नाम उल्म है, वहां हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ तो कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था इनमें कि ये आगे चल करके कोई महान व्यक्ति बनेंगे। ऑन द कंट्रारी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। मतलब इसके अपोजिट उनकी माँ क्या सोचती थी कि अल्बर्ट जो है वो बिल्कुल अजीब तरीके का इंसान है। वो इन्हें कहती थी मतलब बड़े सिर वाला, मतलब बड़े सिर वाला इंसान, क्योंकि इनका जो सिर था वो बाकी लोगों से थोड़ा सा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। तो 2.5 साल के उम्र तक आइंस्टीन बोलते नहीं थे, मतलब उन्हें बोलना नहीं आता था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर एक चीज़ों को 2 बार बोलते थे, मतलब हकलाते थे एक तरीके से। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रंस एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो आइंस्टीन नहीं जानते थे कि बाकी बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे खेलना है। इस कारण जब भी वो खेलने जाते थे तो उनके साथ जो खेलने वाले लोग थे इन्हें चिढ़ाते थे ब्रदर बोरिंग कह करके। सो द यंगस्टर प्लेड बाय
हिमसेल्फ मच फॉर द टाइम। इस कारण से ये जो बच्चे आइंस्टीन थे वो अपने साथ मतलब अकेले बहुत समय तक खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उन्हें मैकेनिकल टॉयज जो था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, मतलब जो गाड़ी वगैरह छोटा बच्चों का जो मैकेनिकल खिलौने होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद था। और लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, he is said to have said fine but where are her wheels। तो जब उनकी छोटी बहन का जन्म होता है माजा का, तो वो देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ सब चीज़ तो ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं। मतलब वो मैकेनिकल टॉय से इतने फैसिनेटेड हो गए थे कि उन्हें सभी लोगों का मतलब लगता था कि कोई भी जो छोटा चीज़ है उसमें व्हील्स होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो हेडमास्टर एक बार उनके पिता से कहते हैं कि आइंस्टीन क्या प्रोफेशन चुनेगा इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम to. He later began a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. तो आइंस्टीन जब 6 साल के ही थे तभी से उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी कि वो वायलिन बजाएं। और बाद में चल करके ये अपने इंजॉयमेंट के लिए यानी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए वो वायलिनिस्ट बन गए थे, मतलब बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। और अपने मतलब जितना दिन तक ये जीवन रहे, मतलब इनका जितना दिन तक का जीवन काल रहा, उस पूरे काल में अपने इस कौशल को वो बनाए रखे, मतलब हमेशा वो वायलिन बजाते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बुरे बच्चे नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में बेकार थे, उनके टीचर हेडमास्टर कह दिए तो नहीं। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject। तो अब अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ने में तो मतलब बेकार नहीं थे, अच्छे थे। तो वो म्यूनिच में हाई स्कूल में जब गए तो आइंस्टीन का फैमिली मतलब 15 मंथ के ही से थे वो, तो वहाँ चली गई थी म्यूनिच में। तो इन्होंने जब एग्ज़ाम दिया वहाँ हाई स्कूल का तो इन्हें बहुत अच्छा मार्क्स आया था हर एक सब्जेक्ट में। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रिजेमिनेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। आइंस्टीन को स्कूल का जो डिसिप्लिन था, जो ऑर्डर था, उससे घृणा करते थे और हमेशा उनके टीचर से उनका क्लैश हो जाता था, मतलब उनसे बहस हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो जब वो आइंस्टीन 15 साल के थे तब आइंस्टीन को अपना स्कूल जो था वो ऐसा लगता था कि उनमें उस स्कूल में उनका दम घुट रहा है, मतलब ऑर्डर वगैरह के कारण जिस तरीके का डिसिप्लिन था उनको लगने लगा कि इस स्कूल में मेरा दम घुट रहा है। इसी कारण से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया कि किसी अब अच्छे स्कूल में जा करके वो अपना नामांकन कराएंगे। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। पिछले साल ही मतलब 1 साल पहले ही अल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ से मतलब म्यूनिच से मूव करके मिलान चले गए थे और आइंस्टीन को उनके जो रिश्तेदार थे उनके पास छोड़ दिए थे। किस कारण से? तो पढ़ाई करने के लिए। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत हुआ और बाद में आइंस्टीन की जो इच्छा थी वो पूरी हुई कि आगे का वो एजुकेशन अब स्विट्जरलैंड में पूरा करना चाहते थे, जहाँ पे जर्मन बोला जाता है। एक ऐसा शहर जिसे वो मानते थे कि म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल है, यानी कि वहाँ लोगों के विचारों को अच्छे से समझा जाता है। इस कारण वो अब आगे का जो पढ़ाई था वो स्विट्जरलैंड में करना चाहते थे और उनका इच्छा जो था वो पूरा हुआ। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich।
तो आइंस्टीन जो थे वो मैथ्स में हाईली गिफ्टेड थे, मतलब एक तरीके से समझा एक गॉड गिफ्टेड, मैथ्स उनको बहुत अच्छा लगता था और उनका इंटरेस्ट जो था वो फिजिक्स में भी था। इस कारण वो सोच रहे थे कि स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने निश्चय लिया कि वो ज्यूरिच का जो यूनिवर्सिटी है उसमें आगे का अपना पढ़ाई करेंगे। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with a walrus mustache. लेकिन साइंस ही अकेला सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिसमें उस डैशिंग यंग मैन का, मतलब जो कि घनी मूछ वाले जो व्यक्ति थे, उनका केवल साइंस में ही रुचि नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, वो दूसरे चीज़ों को भी पसंद करते थे। तो और कौन सी चीज़ें थी? तो ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मेलिविया मैरिक हुम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर। तो उनका इंटरेस्ट था, एक साथ में उनके पढ़ने वाले स्टूडेंट थी मेलिविया मैरिक, जो कि उन्हें लगता था कि वो बहुत ही चतुर है। This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो वो यंग सर्बियन की लड़की स्विट्जरलैंड में इस कारण आई थी क्योंकि यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी ज्यूरिच का था जहाँ की महिलाओं को डिग्री मिल सकता था, नहीं तो बाकी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी था वहाँ महिलाओं को डिग्री प्रदान नहीं होता था। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिस्टीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो आइंस्टीन ने उसमें देखा कि ये है क्या कि एक तरीके से इसे हो क्या रहा है कि अपने फ्रेंड या फिर जो एसोसिएट है उसके विरुद्ध है। क्यों ये विरुद्ध थी? क्योंकि इसे आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक ये पसंद नहीं करती थी। तो जो भी उसके फैमिली में जो लोग थे जो आर्ट पसंद करते थे या फिर यूनिवर्सिटी में भी जो आर्ट म्यूजिक वगैरह को पसंद करने वाले जो लोग थे, उससे हमेशा इसका झगड़ा होते रहता था। द कपल फेल इन लव, जो दोनों कपल थे, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। अब लेटर्स का आदान प्रदान होने लगा जिसमें कि वो अपने वर्ड्स को लिखते थे, कैसे? तो साइंस को मिक्स करके, अपने जो भाव थे उनमें साइंस को मिला करके। अब आइंस्टीन क्या लिखते हैं कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी एट अ विक्ट्रियस कंक्लूजन। वो बोलते हैं, लिखते हैं क्या है कि हम लोग कितना खुश होंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे जब हम लोग अपना काम जो है वो रिलेटिविटी पे ख़त्म कर लेंगे और इसमें हमें विजय हासिल हो जाएगी, यानी विक्ट्रियस कंक्लूजन पे जब हम चले जाएंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। यानी कि 1900 में 21 साल के एज में अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, लेकिन उन्हें एक रोजगार नहीं मिला था, वो बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। तो आइंस्टीन अब करने क्या लगे कि टीचिंग असिस्टेंट मतलब पढ़ाते थे, प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाते थे और फाइनली उन्हें 1902 में मतलब 1902 में उन्हें एक जॉब मिला टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। मतलब जो बर्न में पेटेंट ऑफिस था, मतलब जहां कोई भी थेसिस वगैरह जो होता था उसको पेटेंट किया जाता था, वहां उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिला। While he was supposed to be assessing others people's inventions, Einstein was actually developing his own idea in secret। तो जबकि इनको रखा गया था, दूसरे जो लोग थे जो आविष्कार करते उनका ये असिस्टेंट के रूप में वहाँ पे रहे थे, लेकिन आइंस्टीन चुपके से अपने विचारों को भी वहाँ पे डेवलप करने लगे क्योंकि उनको एक जगह मिल गया था, एक प्लेस मिल गया था जहां की वो अपना इन्वेंशन छिप करके करते थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। यानी कि जहां वो काम करते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में, उन्हें मजाक से लोग डेस्क ड्रॉअर बुलाया करते थे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। तो एक फेमस उनका जो पेपर छपा था 1905 में, आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। इंडीड
two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। तो वो बताते हैं कि अगर दो कोई बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट क्लॉक है वो भी सही एक साथ एक समय नहीं दिखाएगा यदि क्लॉक को हम किसी जर्नी से ले आए, मतलब वो घुमा करके और फिर वहां पे लाएं दोनों क्लॉक को एक जगह, तो देखेंगे क्या कि एक जो क्लॉक है वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है जबकि दूसरा नहीं। यही उनका रिलेटिविटी का थ्योरी इसमें बताया गया था। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी को फॉलो करते हुए उन्होंने संसार का सबसे फेमस फॉर्मूला दिया जो कि रिलेशनशिप बताया मास और एनर्जी के बीच में। वो है क्या? E बराबर mc²। ये जो इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन, इसमें E जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, M जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट दिखाता है इन वैक्यूम जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है। और अल्बर्ट आइंस्टीन कहते क्या है, किस तरीके से वो रिलेटिविटी जो है उसको कैसे वो शो करते हैं, मतलब जो थ्योरी है रिलेटिविटी का उसे वो क्या बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity। मतलब उनके नज़र में ये रिलेटिविटी है, वो इस तरीके से रिलेटिविटी को डिफाइन करते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing। तो जब आइंस्टीन फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो फेल होना शुरू हो गया था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। अल्बर्ट चाहते थे कि वो मेलिविया से अपना पढ़ाई खत्म करने के जस्ट बाद मतलब शादी कर लें, लेकिन उनकी माँ जो थी वो इसके विरुद्ध थी। She thought Melivia, who was 3 years older than her son, was too old for him। वो सोचती थी कि मेलिविया जो है वो उनसे 3 साल बड़ी है, उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। She also bothered by Melivia's intelligence। मतलब वो मिलीविया का जो दिमाग था इतना तेज था, उसको लेकर के भी वो हमेशा चिंतित रहती थी, उसकी माँ आइंस्टीन की। She is a book like you, his mother said। आइंस्टीन put the wedding off। उनकी माँ क्या कहती थी कि वो तुम्हारे लिए एक किताब है, मतलब तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है। तो आइंस्टीन ने क्या किया कि अपना वेडिंग को ऑफ कर दिया कि चलो नहीं अभी करते हैं। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons। तो ये जो जोड़ा था वो फाइनली उनका विवाह हुआ 1903 के जनवरी में और उनके 2 बेटे हुए। But a few years later the marriage flattened। लेकिन 2 साल बाद ही उनका जो विवाह था वो कमजोर हो गया। Melivia meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। Melivia ऐसा सोचती थी कि वो जो अपनी बुद्धिमत्ता, जो उनका एम्बिशन था, जो गोल था, वो खोती जा रही हैं और वो एक बहुत ही उदास गृहिणी बन करके रह गई हैं। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919। तो बहुत सालों तक उनमें झगड़ा होते रहा और अंततः 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। उन्होंने अपने कजन एल्सा से विवाह कर लिया। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। और आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत जो अध्याय शुरू हुआ उसी के साथ उन्हें पूरे संसार में प्रसिद्धि भी हासिल हुई। In 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। तो 1915 में उन्होंने अपना जनरल थ्योरी जो रिलेटिविटी पर था उसे पब्लिश कराया जो कि ग्रेविटी के क्षेत्र में एक नया अध्याय साबित हुआ। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और उन्होंने जो ये थ्योरी दिया था रिलेटिविटी का, तो उसी साल 1919 में जो एक सूर्य ग्रहण लगा वो प्रूफ हुआ, मतलब एक साबित हुआ कि वो जो कह रहे हैं, जो उन्होंने थ्योरी दिया है वो बिल्कुल सही था।
Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. उन्होंने एडवांस में ही कैलकुलेट करके रखा था कि जो स्टार से जो लाइट आ रहा है फिक्स्ड स्टार से वो कितने मतलब एंगल से या फिर कितने समय में सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के बाद वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सब प्रूफ हो गया। कब? तो जब सोलर इक्लिप्स हुआ उस समय। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर में उनका जो काम था वो किस नाम से छपा? तो एक साइंटिफिक क्रांति के रूप में। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टीन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज शोवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। मतलब उन्हें हर एक जगह से इन्विटेशन आने लगा, सम्मान मिलने लगा संसार के हर एक कोने से, और अखबार ने भी मतलब जो प्रेस था उसने भी उनकी प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. तो जब जर्मनी में नाजीज का सत्ता आया, यानी कि हिटलर का जब सत्ता आया, तब 1933 में आइंस्टीन वहां से जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. तो जब हुआ क्या कि 5 साल बाद, मतलब जब 1933 में वो अमेरिका चले गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का आविष्कार हुआ बर्लिन में, जिससे अमेरिका के जो भी फिजिकिस्ट थे, यानी कि जिसमें कि ये आइंस्टीन भी शामिल थे, वो सभी बहुत अपसेट हुए। उनमें से बहुत सारे लोग इसे फेसिज्म यानी सामवाद विरोधी मानते थे, जैसा कि आइंस्टीन ने किया। अब सभी लोग नाजीज से डर गए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि नाजीज ने तो न्यूक्लियर फ्यूजन का आविष्कार कर लिया है, अब कहीं वो उस न्यूक्लियर फ्यूजन से एटॉमिक बम ना बना दे और उसका यूज ना करने लगे। तो इसी कारण से वो अपने एक कलीग को अर्ज कर रहे हैं, मतलब उसे बता रहे हैं, और आइंस्टीन उसी समय एक लेटर लिख रहे थे। Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. तो वो अपने कलीग से बात करते हुए आइंस्टीन लिखते हैं एक लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्हें वो वार्न करते हैं कि इस तरीके का एक सिंगल बम जो है वो पूरे जो बंदरगाह है उसे नष्ट कर देगा, उसे एक्सप्लोड कर देगा, और अगल बगल का जो भी टेरिटरी का पार्ट है उसे भी वो नष्ट कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनका जो वर्ड्स था वो प्रभाव में फेल नहीं हुआ। तो हुआ क्या? उनके वर्ड्स को सोच करके अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया क्या? द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट of their own and dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो अमेरिकन को ये वार्न कर रहे थे, और अमेरिकन ने ही एटॉमिक बम को डेवलप कर लिया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह, और अपना एटॉमिक बम डेवलप किया। और जब वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी, मतलब जापान के जो 2 शहर हैं, उन पर अगस्त 1945 को एटॉमिक बम गिरा दिया। वहाँ पे उन्होंने टेस्ट भी कर लिया। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकेंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब जो वहां विनाश हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, इससे आइंस्टीन जो थे वो बुरी तरीके से हिल गए। द टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार उन्होंने एक बहुत लंबा लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण होना चाहिए जो कि संसार के सभी देशों को देखभाल करे। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact। यानी कि पहले जो रोजेवेल्ट को, जो फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट को उन्होंने पत्र लिखा था, उससे कोई प्रभाव नहीं हुआ था, उसी तरीके से इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy।
लेकिन अगले दशक में ही उनका बात कोई नहीं माने तो अगले दशक में ही आइंस्टीन जो थे खुद को पॉलिटिक्स राजनीति में शामिल कर लिए, मतलब वो भी राजनीति में आ गए, कूद पड़े राजनीति के क्षेत्र में। और उनका जो मूवमेंट था, एक तरीके से मूवमेंट कहें कि वो किस तरीके से था, तो वो कहते थे कि आर्म बिल्डअप जो है, जो हथियार बनाना है उसका अंत हो जाए और इसका यूज जो है, प्रयोग वो भी ना हो। तो इस कारण से उनका जो कैंपेन था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। किस लिए? तो शांति और डेमोक्रेसी के लिए उनका कैंपेन बहुत ही पॉपुलर हुआ। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो जब आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में 76 ईयर्स के एज में हुई, तब उनको सेलिब्रेट किया गया, मतलब एक ऐसे नागरिक के बारे में जो कि दार्शनिक थे, दूर की सोचने वाले थे, फ्यूचर की सोचने वाले थे, और उन्हें माना गया एक वर्ल्ड सिटीजन, यानी संसार के लिए सोचने वाले, मतलब वो पूरे संसार को एक देश के रूप में मानते थे, मतलब वो चाहते थे कि पूरा संसार एक रहे, और उन्हें इन सब चीज के बारे में मतलब माना ही गया, उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस भी माना गया। तो यहाँ आइंस्टीन के बारे में जो स्टोरी थी वो समाप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।